नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको 25 ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो अक्सर कर सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम्स में भी वो बहुत बार देखे भी जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट ऑफ पैरापीट वॉल शुड बी। तो जो पैरापीट वॉल होती है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर, 1000 mm उसकी हाइट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थिकनेस ऑफ डीपीसी। तो जो डीपीसी होती है डैम्प प्रूफ कोर्स, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो इसमें दो तरीके से डीपीसी डाली जाती है। एक सीमेंट मोर्टार की डीपीसी जब डाली जाती है उसकी थिकनेस होती है 25 mm, जो कि रेशियो होता है 1:3, 1 सीमेंट एंड 3 सैंड। और जब ये कंक्रीट की डाली जाती है वहाँ पे इसकी थिकनेस होती है 40 mm, जिसका रेशियो होता है 1:2:4, 1 सीमेंट, 2 सैंड एंड 4 गिट्टी या कोर्स एग्रीगेट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? उसकी हाइट 3.15 मीटर ली जाती है, जो कि आपका IS कोड के अकॉर्डिंग रहती है। तो अगला पॉइंट है हमारा हाइट ऑफ विंडो। तो विंडो की हाइट का मेन मतलब है यहाँ पर जो विंडो का जो टॉप होता है उसकी हाइट कितनी रखी जाती है फ्लोर लेवल से? तो उसकी हाइट 2.1 मीटर रखी जाती है। जो आपके डोर होते हैं उनकी भी हाइट 2.1 मीटर ही होती है, जिसके ऊपर आपका लिंटल डलता है। विंडो एंड डोर्स की हाइट सेम रहती है। तो अगला 5th पॉइंट है हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो एक सीमेंट के बैग में कितने क्यूबिक फीट आपका सीमेंट आता है? 1.23 क्यूबिक फीट। एंड अगर क्यूबिक मीटर में इसे फाइंड करते हैं तो वो आता है 0.0347 क्यूबिक मीटर। ये पॉइंट जो है आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर कर ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के एक कट्टे का वेट कितना होता है? उसमें कितना सीमेंट आता है? उसमें 50 kg सीमेंट आता है। सीमेंट का जो एक बैग होता है उसका वेट होता है 50 kg। एंड 7th पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर में या 1 घन मीटर में आपके सीमेंट का कितने बैग्स आ सकते हैं? तो सीमेंट के 28.8 बैग्स होते हैं 1 क्यूबिक मीटर या 1 घन मीटर में। इसमें अब पॉइंट 8 है मिनिमम थिकनेस ऑफ RCC स्लैब। तो RCC स्लैब जो डाली जाती है, छत डाली जाती है, उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? मिनिमम उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? वो 125 mm, 125 mm उसकी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए। 125 mm या 5 इंच उसकी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिनिमम लिंटल थिकनेस। तो जो लिंटल डलता है उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? लिंटल अक्सर कर लोग जो छत डलती है उसी को लिंटल बोल देते हैं, लेकिन लिंटल असलियत में होता क्या है? तो जो आपके डोर होते हैं, विंडो होती है, उसके ऊपर एक बीम डाला जाता है, उसी को हम लिंटल बीम बोलते हैं। तो उसकी जो थिकनेस होती है वो 150 mm होनी चाहिए। एंड अगला 10th पॉइंट है हमारा मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन RCC स्लैब। तो RCC स्लैब रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब में जो बार यूज की जाती है, सरिया यूज की जाती है, उसका मिनिमम डायमीटर क्या होता है? न्यूनतम कितने डायमीटर की सरिया यूज की जा सकती है? तो है 8 mm। आप 8 mm से कम आपकी उसमें सरिया का यूज नहीं करेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम्स। तो जो कॉलम्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, वर्टिकल मेंबर जो कंप्रेशन मेंबर होते हैं, उनमें जो सरिया यूज की जाती है उसका मिनिमम डायमीटर 12 mm होता है। हम IS 456-2000 के अकॉर्डिंग 12 mm डायमीटर की बार से कम डायमीटर की बार कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन डॉवेल्स। तो डॉवेल्स क्या होते हैं पहले हम ये समझते हैं। जब RCC मेंबर्स में जॉइंट पड़ता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट पड़ता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है कि जब एक मेंबर कास्ट हो जाता है एंड उसके बाद में अगला मेंबर 1-2 दिन बाद या उसके कभी भी बाद में अगर कास्ट करते हैं तो उनके बीच में जॉइंट पड़ेगा। तो जॉइंट ना पड़े इसके लिए क्या करते हैं, जो ओल्ड मेंबर है उसमें बार्स लगाते हैं, डॉबल बार जिनको बोलते हैं, और तब नया जो हम कास्ट करते हैं मेंबर उसके साथ में उसे जॉइंट करने के लिए, तो उसमें भी वो वाली बार
अंदर डाल दी जाती हैं, जिससे उसमें जॉइंट नहीं बनता है। तो उसका जो डायमीटर है वो 12 mm होना चाहिए मिनिमम। तो अगला पॉइंट है हमारा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड इन आरसीसी स्लैब। अब मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स तो हमने पहले पढ़ चुके हैं 8 mm। आरसीसी स्लैब के लिए मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार कितना यूज होना चाहिए, तो वो होता है 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। तो स्लैब की जो थिकनेस होगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 125 mm मिनिमम या 5 इंच मिनिमम, उसका 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ बार हम मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा डायमीटर की बार हम यूज नहीं करेंगे। तो अगला पॉइंट है हमारा 14 मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग। तो चेयर क्या होती है, जब हम रेनफोर्समेंट डालते हैं किसी मेंबर में, जैसे मान लिया स्लैब होती है जो डीप स्लैब होती हैं, या फाउंडेशन राफ्ट फाउंडेशन हो गई, बहुत आपकी डीप राफ्ट फाउंडेशन डलती हैं, उसकी थिकनेस 1 मीटर या 1.8 मीटर 2 मीटर इतने तक होती है। तो वहाँ क्या करते हैं कि जो हमारा टॉप रेनफोर्समेंट होता है, एक तो बॉटम में डलता है, दूसरा जब टॉप में जो रेनफोर्समेंट डलता है उसी की पोजीशन में बनाए रखने के लिए, स्थिति में बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि उस वहाँ कवर तो लगा नहीं सकते हैं, तो वहाँ चेयर्स का यूज किया जाता है। तो चेयर का वहाँ यूज करते हैं, तो इसकी स्पेसिंग जो होती है वो मैक्सिमम 1 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। एंड 15 पॉइंट है हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ सीमेंट कंक्रीट फॉर आरसीसी वर्क। तो हमारा जो आरसीसी वर्क होता है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट वर्क जो होता है, उसमें मिनिमम क्या ग्रेड यूज किया जाता है कंक्रीट का, तो उसमें M20 मिनिमम ग्रेड यूज किया जाता है आरसीसी वर्क में। ऐसा हमारा IS कोड 456/2000 कहता है। तो आप देख सकते हैं IS कोड 456/2000 को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके लिए अच्छा होगा कि उसकी PDF को आप प्रिंट करवा के बाइंडिंग करा के अपने पास रखें, वो बहुत ही ज़्यादा आपके काम में आने वाला है। तो अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट 16 वेट ऑफ स्टील बार्स। तो स्टील बार्स सरिया जो होती है, आप उसका वेट कैसे फाइंड करोगे, उसका एक फॉर्मूला होता है जो अक्सर कर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और ये एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा चुका है। जो फॉर्मूला है वह है D²/162.2 किलोग्राम पर मीटर। तो यहाँ पे जो D है वो डायमीटर ऑफ बार है। जैसे 10 mm की कोई बार है तो उसका वेट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 162.2 किलोग्राम पर मीटर, तो ये पर मीटर का वेट वहाँ पे आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए, D²/162.2। अगला पॉइंट है वेट ऑफ स्टील बार्स। अगर हमें फिट में फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, तो फिट के लिए आपका ये सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर दिया है, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने मीटर में फाइंड की है, तो मीटर में जो आएगा उसे 3.28 से हम डिवाइड कर देंगे जनरली, क्योंकि 1 मीटर में आपका 3.28 फिट होता है, तो हमें 1 फिट में चाहिए ना, तो 1 डिवाइड बाई 3.28, तो 1 फिट में उसका वेट आ जाएगा। या उसी फॉर्मूले को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है D²/533 किलोग्राम पर फिट। आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया वो जनरली आपको याद पहले से ही होगा। 3.28 फिट होते हैं 1 मीटर में, तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा 18 स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। तो जो आपका स्टेयरकेस होता है उसका स्लोप कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 डिग्री एंड मैक्सिमम 40 डिग्री। तो आपका जो स्टेयरकेस है उसका स्लोप मिनिमम 25 डिग्री और मैक्सिमम 40 डिग्री तक होना चाहिए, ना ही इससे कम होना चाहिए ना ही इससे ज़्यादा। तो अगला पॉइंट है हमारा साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। तो कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट जो हम करते हैं तो उसका साइज क्या होता है, तो जनरली उसका साइज होता है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का ये क्यूब होता है। और आपका एक क्यूब और होता है जो जनरली टेस्टिंग में नहीं आता है, वो आपका होता है 100 mm बाई 100 mm बाई 100 mm का। लेकिन 100 mm वाला जो क्यूब है उसे यूज करने की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं अलग, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ जो होती है 150 mm वाले क्यूब्स की 90% ही ली जाती है, तो वो अलग हो जाता है। लेकिन जनरली हम 150 mm वाला क्यूब यूज करते हैं। तो पॉइंट 20 है हमारा कंक्रीट कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट क्यूब इज फिल्ड इन। तो कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए जो क्यूब है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, उसको 3 लेयर्स में भरा जाता है
और प्रत्येक लेयर को, हर लेयर को 35 स्ट्रोक दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं? टैंपिंग रॉड से। और टैंपिंग रॉड का डायमीटर क्या होता है? 16 mm एंड लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, 600 mm, और उसका डायमीटर होता है 16 mm। ये आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा 21, स्लम्प कोन इज फिल्ड इन 4 लेयर्स। तो जो स्लम्प कोन होता है उसे 4 लेयर में भरा जाता है। यहाँ पे अक्सर कर कन्फ्यूजन यही रहती है कि जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट का जो क्यूब है 150 mm वाला, उसे हम 3 लेयर्स में भरते हैं और इसको 4 लेयर्स में भरते हैं। इससे हम क्या करते हैं? कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं, कितनी कंक्रीट स्वीकार्य है, उसमें पानी की मात्रा क्या है। तो इस तरीके से इसमें स्लम्प कोन टेस्ट करते हैं, जिसे 4 लेयर्स में भरा जाता है। तो पॉइंट 22 है हमारा, सीमेंट शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। तो सीमेंट कभी भी 3 महीने से पुराना यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये हमारा आईएस कोड कहता है कि 3 महीने से पुराना जो सीमेंट हो जाता है उसकी 20% स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और आपका 6 मंथ पे उसकी 30% स्ट्रेंथ कम होती है। और 1 साल का अगर सीमेंट पुराना हो गया है तो उसकी 40% स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और 2 साल का अगर सीमेंट पुराना है तो उसकी 50% तक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी सीमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सीमेंट की और भी टेस्ट होते हैं, फील्ड टेस्ट होते हैं, जिनकी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँगा उनको भी। तो अगला पॉइंट है हमारा, मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल। तो जो शेयर वॉल होती है, कर्तन दीवार जो होती है, उसकी मिनिमम थिकनेस 150 mm होनी चाहिए। क्योंकि 150 mm इसलिए होनी चाहिए, अगर इससे कम हम रखते हैं तो शेयर वॉल किस काम की? उसका यूज ही हम कर्तन शेयर को प्रतिरोध करने के लिए, उसके रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो उसकी थिकनेस तो होनी चाहिए, नहीं तो वो खुद ही फेल हो जाएगी शेयर में। तो उसकी थिकनेस 150 mm मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम थिकनेस जो है शेयर वॉल की वो 400 mm या 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 25, मिनिमम स्टील इज़ यूज्ड इन आरसीसी कॉलम। तो जो आपका आरसीसी कॉलम है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कॉलम जो होता है, उसमें मिनिमम कितना स्टील हम यूज कर सकते हैं? तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो जो कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, अगर कॉलम का टॉप व्यू हम देखें, उसे काट कर देखते हैं तो उसमें 2 डायमेंशन में दिखेंगी, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, हम क्षेत्रफल जो फाइंड करेंगे वो ग्रॉस एरिया होता है, और उसका 0.8% मिनिमम हमें स्टील उसमें प्रोवाइड करना है। ऐसा हमारा आईएस कोड 456/2000 कहता है। आप उठाकर देख सकते हैं अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता है तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 26, मैक्सिमम स्टील इज यूज्ड इन आरसीसी कॉलम। तो आरसीसी कॉलम जो है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कॉलम, उसमें मैक्सिमम स्टील कितना यूज कर सकते हैं? तो मैक्सिमम स्टील है उसका 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो 6% से ज़्यादा हम स्टील उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट 27 है, यूनिट वेट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का इकाई भार कितना होता है, यूनिट वेट कितना होता है, ये अक्सर कर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको सीमेंट के बैग्स फाइंड करने हैं, एस्टिमेट करना है, तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 1 घन मीटर में 1440 किलोग्राम सीमेंट आ जाता है, जो कि एक बैग में आपका केवल 50 kg सीमेंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है 28, यूनिट वेट ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट वेट कितना होता है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो उसमें स्टील का भी तो यूज होता है, तो स्टील भी तो आपको फाइंड करनी होगी। तो उसका जो यूनिट वेट है वो होता है 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 7850 किलोग्राम पर घन मीटर। तो 1 घन मीटर में आपका 7850 किलोग्राम स्टील आ जाता है, जो आप सरिया यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा 29, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर ए स्क्वायर या रेक्टेंगल कॉलम। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल कॉलम में मिनिमम कितने नंबर ऑफ बार्स यूज कर सकते हैं? तो 4 नंबर्स। 4 से कम सरिया हम स्क्वायर या रेक्टेंगल कॉलम में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पर उसमें एक बार प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें 4 नंबर्स से कम यूज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 30, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स फॉर ए सर्कुलर कॉलम। तो सर्कुलर कॉलम में कितने नंबर ऑफ बार्स यूज कर सकते हैं? तो उसमें 6 नंबर्स ऑफ बार्स यूज कर सकते हैं मिनिमम, इससे कम बार उसमें यूज नहीं करेंगे।
ऐसा IAS कोड 456/2000 कहता है। आप उठाकर देख सकते हैं और उठाकर देखना भी चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहां तक आए हैं तो मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूं और मैं PET एग्ज़ाम के लिए भी आपका प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस सेट्स में आपके लिए वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप PET की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं और पहली ही बार में आप PET क्लियर कर सकते हैं।